देखो बेटा, अब अब जो है पिछली क्लास तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया था, इफेक्टिव रेट देख लिया था और पॉपुलेशन ग्रोथ देख लिया था। अब जो हमारे पास यहाँ पर कहानी आती है बेटा, वो आती है स्क्रैप वैल्यू की। किसकी आएगी बेटा? स्क्रैप वैल्यू की बात करेंगे। स्क्रैप वैल्यू को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगर स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को समझते हैं हम लोग, तो क्या क्या होगा जरा उस कंडीशंस को भी यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे, उस कंडीशंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, अगर स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मतलब जो भी अगर हमारे पास एसेट्स है, उस एसेट्स की वैल्यू में जो हमारा रिडक्शन हो रहा है, जो कमी आ रही है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू नहीं, संडे को कहां करवाया था? तो संडे वाली कंटिन्यू कर देना ताकि वो भी समझ में फिर से आ जाए। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग उसको देख रहे थे, क्या बोला हमने कि जैसे जैसे हम लोगों की वैल्यू में कमी आएगी तो वो कमी किस तरीके से होगी, कितना होगी, उसी चीज को फाइंड आउट यहां पर हम लोग करेंगे, उसी चीज को यहां पर देखेंगे। तो अगर कहीं पर स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं, अगर कहीं पर क्या करते हैं बेटा हम लोग, स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को देखते हैं, तो जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स है, उसमें जो कमी हुई है, उसमें जो गिरावट हुई है, उसी को क्या कहेंगे बेटा? स्क्रैप वैल्यू। मतलब कि जो एसेट्स का कॉस्ट होगा उसमें से हम जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करते हैं, जो एसेट्स का कॉस्ट होगा उसमें जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करते हैं, तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? स्क्रैप वैल्यू के नाम से जानेंगे। कि जो एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? स्क्रैप वैल्यू के नाम से जाना जाएगा, स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा। तो वो बातें हम लोग यहां पर क्या करते बेटा? देखते हैं। ओके, तो अगर कहीं पर भी इसकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए बेटा, S बराबर होता है C ऑफ 1 माइनस आई की पावर n। S इज इक्वल टू C ऑफ 1 माइनस आई की पावर n। अब ये जो C ऑफ 1 माइनस आई की पावर n कर रहे हैं, इसका मतलब, तो बेटा देखो, ये जो S है इसको तो हमने कह दिया स्क्रैप वैल्यू, इसको हमने क्या कह दिया बेटा? स्क्रैप वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया? स्क्रैप वैल्यू। ये जो हमारा C दे रखा है इसको कहते हैं हम लोग बेटा ओरिजिनल कॉस्ट। इसको क्या कहेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के नाम से जानेंगे, एसेट्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, आई जो है हमारा, इसको हम लोग किस नाम से जानते बेटा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा कभी भी एसेट्स पे इंटरेस्ट लगता है, डेप्रिसिएशन ना चार्ज होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और ये जो एन है, ये एन हमारा क्या होगा बेटा? एस्टिमेटेड लाइफ। ये एन हमारा क्या होगा बेटा? एस्टिमेटेड लाइफ। और मैंने पहले ही बता दिया संडे की क्लास कोई भी मिस नहीं करोगे, अगले संडे को रीजनिंग करवाएंगे। ठीक है बेटा, और हो सकता है रीजनिंग के 2 टॉपिक हो जाएंगे, एक नंबर सीरीज वाला और एक डायरेक्शन टेस्ट वाला। ठीक, हाँ ठीक है, नंबर सीरीज और डायरेक्शन टेस्ट दोनों हो जाएगा। तो इसलिए संडे की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देख लेते हैं संडे को कितना आराम आराम से पढ़ा रहे थे हम, वैसे ही आराम आराम से करेंगे, 3.5 घंटे 4 घंटे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठेंगे और निपट जाएगा। बीच में ब्रेक भी दे ही दिया था हमने। अगले संडे समोसा नहीं खिलाऊंगा, गुर्दे निकाल ले बेटा हमारे, बेच ले। तो अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो क्या लिखा बेटा? एस इज इक्वल टू सी ऑफ 1 माइनस आई की पावर एन। ठीक है, कि पावर एन लिखा हमने। तो ये जो हमारी होगी कि वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा ना। जो एसेट्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जहां पर भी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? स्क्रैप वैल्यू। कैसे देखेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो चलिए जरा उसको देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा कि कोई भी एसेट्स हमारा देख रखा है, यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है बेटा 1,05,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना दे रखा बेटा? 1,05,000। ठीक है,
एन बराबर दे रखा है बेटा 8 इयर्स, और आई बराबर दे रखा है बेटा 0.2, या यूं कहते हैं आर बराबर कितना 20%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है बेटा 20%। आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट भी दे रखा है, आपके पास क्या गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, आपके पास और क्या दे रखा है बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, और आपके पास क्या दे रखा है बेटा एस्टिमेटेड लाइफ। मैंने बोला कि बताओ 8 साल के बाद उस गुड्स की वैल्यू कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, 8 इयर्स के बाद उस गुड्स की वैल्यू कितनी रिमेनिंग रह जाएगी। इन चीजों को हम लोगों को ध्यान में देना है, इन चीजों को हमें देखना है, ये बातें हमें यहां पर करनी है। तो अगर अब उसको हम लोग देख रहे तो क्या करेंगे बेटा फॉर्मूले पे बैठा दे, उसको क्या करें हम लोग फॉर्मूले के ऊपर बैठा दे। तो अगर फॉर्मूले के ऊपर बैठाएंगे तो फॉर्मूला हमें क्या कहेगा बेटा किस तरीके से, तो एस बराबर क्या हो गया 1,05,000, 1,05,000 ऑफ 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 की पावर कितनी बेटा 8 आ जाएगी ना। एस बराबर क्या होगा 1,05,000 ऑफ 1 माइनस 0.2 की पावर 8। अब इस तरीके का काम है तो क्या लिखेंगे इसको 1,05,000 0.8 की पावर 8 होगा या नहीं होगा, 0.8 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलिए सारे बच्चे के पास कैलकुलेटर है ना, और पिछली क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया था कैलकुलेटर पे, तो लिखिए बेटा 0.8 इंटू 7 टाइम्स इक्वल ना बेटा, कितने बार इक्वल दबाना है 7 टाइम्स, इंटू 1,05,000, कितना आ रहा है बेटा कितना 17,216। बस गुस्सा क्यों रहे हो 616, 17,616, तो यही हमारा क्या बन गया बेटा स्क्रैप वैल्यू, कि जो डेप्रिसिएशन लगा पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या रिमेनिंग रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या रिमेनिंग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। ओके, कि आप इसको स्क्रैप वैल्यू कह दे, बुक वैल्यू कह दे, रेसिडुअल वैल्यू कह दे, या साल्वेज वैल्यू कह दे, सबका मतलब क्या होता है बेटा एक ही होता है। हम अकाउंट्स वाले लैंग्वेज में नहीं जानते, यहां पर जो बोलता है वो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अपने जो हमारे क्वेश्चन है उसमें कि बोल देगा बताओ साल्वेज वैल्यू क्या होगा, तो कंफ्यूज होगा जैसे सर ने तो साल्वेज वैल्यू बताया ही नहीं था, स्क्रैप वैल्यू बताया था, दोनों का नाम सेम है। ओके, एक ही चीज है। तो ये बातें आपको यहां पर प्रॉपर क्या होगा बेटा देखना पड़ेगा, इन चीजों को यहां पर हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें तो हमने यहां पर कर दी, पर बात तो बनेगी नहीं। अब क्या किया जाए, अब किस चीज को देखें यहां पर, यहां तक नोट कर लिया सबने, जल्दी कर लो बेटा, फिर एक दो क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद एन्युटी पे आ जाएंगे हम। आज इस चैप्टर को संपन्न भवतु करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में सारे डॉट्स बता देंगे, एक्सरसाइज 4A 4B 4C और 4D के, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्योंकि आज खत्म हो जाएगा तो जो नोट्स बोला हुआ है मैं भेजूंगा, वो भी आज फिर भेज दूंगा नोट्स। तो मैं तो पीडीएफ तो भेजा हुआ है ना ग्रुप में, तो मैं भेज दूंगा बेटा, टेंशन ना लें। हो गया,
हो गया? क्वेश्चन कर ले बेटा। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 था ना बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से कीजिए। फोर एंड 8। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8। अभी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। देखो क्या कह रहा है, ए मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20%। मशीन किस रेट से डेप्रिसिएट हो रहा बेटा? 20%। तो आर बराबर कितना हो गया? 20%। तो आई बराबर क्या होगा? 20 डिवाइड में 100 ना। कितना हो गया बेटा? 0.2। फिर कहता है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दे रखा है बेटा? 1 लाख। एंड द स्क्रैप वैल्यू विल बी 30,000। और स्क्रैप वैल्यू क्या दे रखा बेटा? 30,000। फाइंड एन। क्या निकालना बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड आउट करना है, नंबर्स ऑफ ईयर को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एस का फॉर्मूला लगाते बेटा, C ऑफ 1 माइनस आई की पावर n। अगर बेटा हमें n निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई की पावर n बराबर s बाय सी। क्योंकि c अगर अपोजिट्स यहां पर मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवीजन में आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिख देना है। ओके, अब उसके बाद क्या कहता है कि 1 माइनस 0.2 की पावर n बराबर कितना होना चाहिए? 30,000 डिवाइड में 1 लाख आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आए ना। और 0.8 की पावर n बराबर 0.3 होगा। अब सारे बच्चे अपने कैलकुलेटर को उठाइए। कहता है 0.8 मल्टीपल 2 से काउंटिंग शुरू होगा अप टू वैल्यू 0.3 अप्रोक्स। तो आप देखो 0.8 लिख लिया, इनटू के हो
फिर इक्वल दबाओ, 2 हुआ, फिर इक्वल दबाओ, 3 हुआ, फिर इक्वल दबाओ, 4 हुआ, फिर इक्वल दबाओ, 5 हुआ। 5 बार में देखो 0.32 आ रहा होगा, 32768। एक बार और इक्वल किया तो 0.26 आ रहा है ना। तो मतलब 5 से ज्यादा और 6 से, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें 5 से ज्यादा और 6 से कम कौन सा है, 5 से ज्यादा और 6 से कम कौन सा है। तो देखिएगा बेटा यहां पर 5 से ज्यादा और 6 से कम एक यही वैल्यू है ना बेटा, कितना, 5.4 ईयर्स ना। तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 5.4 ईयर्स अप्रोक्स। क्या होगा, 5.4 ईयर्स अप्रोक्स। कि अगर हम n निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5.4 ईयर्स होगा। 5.4 ईयर्स की बात हम लोग करेंगे। तो जब कभी भी अगर हमें नंबर्स निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, है कि नहीं। तो ये बस फॉर्मूला याद रखना है, और कैलकुलेटर पे जैसे जैसे बता रहा हूं ना वो कंडीशन अगर याद रखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। और फिर मैंने बोला ही था कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जितना पूछा गया मैं खुद भेजूंगा विथ सॉल्यूशन, आपको नोट्स आज भेज दूंगा मैं। एक तो मैं थ्योरी पार्ट्स के पूरे भेजूंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन भेज दूंगा, और एक एक क्वेश्चंस को क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तो नहीं छूटेगा ना। आ जाइए, बैग छूट गया, किधर रखा था। बेटा एक बता, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, लिखो 0.8 इंटू 1 2 3 4 बार इक्वल दबाया, यहां पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0.32768 आ रहा है। एक बार और इक्वल दबा दें, 0.26 आ रहा है। तो हमारा आंसर तो कितना है, 0.3। ये इसी के बीच में होगा ना बेटा, 0.3 कहां होगा, 26 और 32 के बीच में होगा या नहीं होगा, तो उसके बीच में हमारा आंसर हो गया। 5 में ये था, 6 में ये था, तो 5 और 6 के बीच में कहीं पर होगा। ओके, हाँ बेटा तुम्हें भी भेज दूंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी करो 8, फिर करेंगे हम लोग बेटा एन्यूटी। और एन्यूटी में बस 4 फॉर्मूले याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं देगा तभी ना बता रहे, नहीं तो फिर लॉग ना बताते हम, लॉग लगाएंगे तब, टेंशन का। और इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजेक्ट वैल्यू, लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होगा। अब क्या करोगे पता है, इसी में 0.3 से ना डिफरेंस निकाल लो 0.32768 का, 0.3 से डिफरेंस निकाल लो 0.26 इतना का। जो स्मॉल वैल्यू होगा उसको सम ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना, जो आएगा वही आंसर होगा। कुछ नहीं, वो कंफ्यूजिंग वाला है इसलिए नहीं बता रहा। आ गया बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। एन कितना दे रखा है बेटा, 10 ईयर्स। कॉस्ट कितना दे रखा है बेटा, 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। बताइए हमारा स्क्रैप वैल्यू क्या होगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। कि 10 साल के बाद अगर हमें स्क्रैप वैल्यू निकालना पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था ना बेटा। तो एक वो बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, S बराबर कितना बेटा, C ऑफ 1 माइनस आई की पावर n। C बराबर कितना दे रखा है बेटा, 10,000। C बराबर कितना दे रखा है, I बराबर कितना होगा 0.1, और n बराबर कितना होगा बेटा 10 ईयर्स। तो अगर स्क्रैप वैल्यू निकाले तो क्या लिख सकते हैं, 10,000 ऑफ 1 माइनस 0.1 की पावर 10। क्या होगा कैलकुलेटर पे बेटा, 0.1 इंटू कितने बार इक्वल बेटा,
सॉरी 0.9 के बाद कितने बार इक्वल 9 टाइम्स इंटू 10,000 कर देंगे या नहीं कर देंगे बेटा? कितना आ रहा है? 3486.78। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, तो समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन है। अगर एन निकालने के लिए आएगा तब भी, और अगर मान लीजिए कि स्क्रैप वैल्यू निकालना है तब भी, इस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। पर बात तो बनेगी नहीं बेटा, बात तो यहां पर हमारी बनेगी नहीं। अब लिखिएगा, यहां तक नोट कर लिया सबने? किसी को नोट करना है? और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एन्यूटी। सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है बेटा? एन्यूटी। अगर कहीं पर एन्यूटी की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना यह होगा कि एन्यूटी हमारा होगा क्या। एन्यूटी हम लोग कहते किसको है? तो बेटा याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी काम, ये जो ईएमआई वगैरह वाला देखते हो ना कंसल्ट, ये क्या कहलाता है? हमारा एन्यूटी के अंतर्गत आता है। कि अगर कोई भी काम हम लोग करें और वो काम हमारा किस में हो बेटा? टुकड़ों में। वो हमारा क्या हो? टुकड़ों में। जैसे आप लोग एलआईसी प्रीमियम वगैरह जमा करते हो, क्या होता है? क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हर बार जमा करते हो नहीं? अगर मान लो तुम एनुअली ही जमा करते हो, तो इस साल अगर तुमने 10,000 रुपए जमा किए, ठीक है, तो 10,000 पे इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। अगले साल फिर से तुमने 10,000 दे दिया, अब उसके पास प्रिंसिपल तुम्हारा कितना हो गया बेटा? 20,000 ना। तो अगले साल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 20,000 पे होगा, लेकिन इधर का जो इंटरेस्ट आया होगा वो भी तो जुड़ जाएगा उसमें। फिर अगले साल हमने प्रीमियम दे दिया, तो अब कितना हो जाएगा बेटा? 30,000। तो मतलब जो हमारा प्रीमियम का वैल्यू है वो हमेशा बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा? वो हमारी चेंज होते रहेंगे या नहीं होते रहेंगे? तो अगर हर बार हमारा चेंज हो रहा है तो क्या हर साल का अलग अलग निकाल के जोड़ते चले जाएंगे क्या हम? ऐसा तो नहीं है कि हर बार का इंटरेस्ट निकालते चलो, जोड़ते चलो, निकालते चलो, जोड़ते चलो। अब भाई अगर 30 साल के बाद का पूछ देगा तो क्या 30 साल तक निकालेंगे? कहते हैं ना जी। इसी चीज को आसानी से समझने के लिए हम लोग पढ़ते बेटा एन्यूटी। इसी को निकालने के लिए क्या करते हैं? एन्यूटी। जब हम पैसा जमा करते हैं तो इसका मतलब बाद में हमें मिलने के चांसेस होते हैं कि मैं कहीं पर जमा कर रहा हूं, अब प्रीमियम वगैरह जमा कर रहे हैं, मैच्योरिटी होने पे क्या होगा? पैसा मिलेगा ना वापस बेटा। मैच्योरिटी होने पे क्या होगा? पैसा मिलेगा। आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये चीज पढ़ी भी होगी। तो जब हमें पैसा मिलेगा, जब हमें पैसा क्या होगा बेटा? मिलेगा, तो उस केस में हम लोग क्या काम करें? उस केस में हम लोग कैसे देखेंगे? तो कहता है कि अगर कहीं पर पैसा हमें मिलने वाला होता है तो वहां पर यूज करते फ्यूचर वैल्यू। वहां पे किस चीज को देखेंगे बेटा? फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि आज हम पैसा जमा करते हुए जा रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद वो पैसा हमें मिलेगा। तो जब मिलने वाली बात होती है, रिसीव्ड या रिसीवेबल की बात होती है, तो वहां पर हमें निकालना होता है अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू मतलब जितना हमने जमा किया और जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो सारा जोड़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अमाउंट विथ फ्यूचर, अमाउंट विथ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो भी अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा वो प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? फ्यूचर वैल्यू। लेकिन अगर जब आप कोई भी लोन वगैरह लेते हैं, अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वहां पर फिर से हमारा पंगा क्रिएट होगा। अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो वहां पर क्या होता है बेटा? पंगा क्रिएट होता है। कहता है कैसे पंगा क्रिएट होगा? तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए कि आपने लोन लिया, अगर आपने क्या कर लिया बेटा? लोन ले लिया, तो वहां पर दिक्कतें क्या आती है जरा उसको गौर से सुनिएगा। कहता है कि जो आपने पैसे दिएंगे वो अभी पता होना चाहिए कि हमको कितने का पड़ा। आपने स्कूटी खरीदा, अब स्कूटी खरीदे और ईएमआई पे खरीदा तो बोलता है ना कि भाई इतने का स्कूटी हुआ, आपको हर मंथ इतना देना पड़ेगा। तो जो वैल्यू हमें चुकानी है वो हमें आज ही पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा बेटा? है कि नहीं? आज पता चल गया, दैट्स मीन्स वो हमारा कहलाएगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू। वो किस नाम से आएगा बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। तो जो हमारा एन्यूटी का कंसेप्ट है, जो हमारा एन्यूटी का कंसेप्ट है, इस एन्यूटी के कंसेप्ट में हम यही दो तरीके की बातों को देखेंगे, दो तरीके की बातों को समझते हैं। एक हमारा होगा बेटा फ्यूचर वैल्यू, एक होगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू।
तो सर ये तो बहुत आसान है ना। ये जो एन्यूटी होता है ना बेटा, इसका भी नेचर दो तरीके का होता है। एक होता है एन्यूटी एट द एंड और एक होता है एन्यूटी इन द बिगिनिंग। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कुछ बच्चों के पास पोस्टपेड सिम होगा, कुछ के पास प्रीपेड सिम होगा, ठीक है। जिसके पास प्रीपेड होता है वो क्या कहते हैं, पहले रिचार्ज करो फिर दिल खोल के बात करो। बिना रिचार्ज के बात होगा क्या, नहीं आएगा। तो पहले रिचार्ज फिर बात, पहले रिचार्ज फिर बात, होती या नहीं होती बेटा। तो जब आपने पहले रिचार्ज फिर बात की बात करी है, पहले रिचार्ज की बात करी है, तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हमारा कहलाता है बेटा एन्यूटी इन द बिगिनिंग, क्योंकि हमने काम कहां करा, शुरुआत में ही करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। हम जो भी काम कर रहे हो वो क्या करना पड़ रहा है हमें, शुरुआत में, चाहे वो मंथ हो, क्वार्टर हो, हाफ ईयर हो या एनुअल हो, किसी में भी होगा। क्वार्टरली में, कि जैसे अगर बोला कि मंथली इंस्टॉलमेंट कहीं जाना है तो 1 को जाके जमा कर दें, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, एन्यूटी इन द बिगिनिंग। वो क्या कहलाएगा हमारा, एन्यूटी इन द बिगिनिंग। लेकिन जिसका पोस्टपेड है, पूरे महीने बात करो अब बाद में बिल का भुगतान करो, है कि नहीं। पहले पूरे महीने यूज कर लो, कितना होता है, जैसे बिजली बिल आता है, पूरे महीने हम जलाते हैं, बाद में कोई चिरकुट पकड़ा दे, तेरी इतने कैसे आ गया, और एसी चलाओ, है कि नहीं। तो भैया पहले हमने यूज किया, बाद में भुगतान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज नोन एज एन्यूटी एट द एंड, कि काम हमारा हुआ, हमने कब करा, बाद में करा। उसमें भी आप क्या करोगे, ड्यू डेट कब है, अच्छा 25 तारीख, 25 को पेमेंट करेंगे, पहले नहीं भरेंगे। पैसा का महत्व है, लास्ट में करेंगे। उस जो सर्विस टैक्स लिया है तो उसका तो इंतजार करें ना हम लोग भाई। तो ये चीजें कि जहां पर हम पेमेंट एट द एंड की बात करेंगे वो हमारा कहलाएगा बेटा एन्यूटी एट द एंड, या इसी को कहते हैं ऑर्डिनरी एन्यूटी। उसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो देखिए दो तरीके की बातें यहां पर होंगी बेटा, कि अगर हम लोग एन्यूटी की बात करते हैं तो एन्यूटी कितने तरीके का होगा, दो तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा बेटा, दो तरीके की एन्यूटी की बात करेंगे, दो तरीके की एन्यूटी के देखेंगे। एक होगा हमारा ऑर्डिनरी एन्यूटी, एक क्या होगा हमारा ऑर्डिनरी एन्यूटी, और एक हमारा क्या होगा बेटा एन्यूटी ड्यू, ठीक है, एन्यूटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्यूटी को क्या कहला था मैंने बेटा, एन्यूटी एट द एंड। क्या कहते हैं बेटा, एन्यूटी एट द एंड। और ये जो एन्यूटी ड्यू है इसको कहते हैं बेटा एन्यूटी इन द बिगिनिंग, एन्यूटी इन द बिगिनिंग। तो दो तरीके की बातें हो गई ना, एक हमारा क्या होगा एन्यूटी एट द एंड, एक हमारा क्या होगा बेटा एन्यूटी इन द एंड, और एक हमारा क्या होगा बेटा एन्यूटी इन द बिगिनिंग। तो दो तरीके की बातें, इन्हीं दो तरीके की बातों को हमें क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है, इन्हीं दो तरीके की बातों को समझना होता है। मत लिखो बेटा अभी, क्योंकि ये हल्का भी इधर उधर हुआ ना, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। एग्जाम तो दूर की बात है, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, इसलिए पहले चुपचाप यहां पे फोकस करते चलो, जब तक एक आधा क्वेश्चन मैं ना बता दूं। देखने में बहुत आसान है कि 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन समझ ही नहीं आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए पहले आराम से चुपचाप देखते चलो, लिखने के लिए मैं टाइम देता ही हूं ना, तो आराम से बाद में लिखना। तो दो तरीके की बातें हो गई बेटा, एन्यूटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्यूटी। अब अगर एट द एंड है, जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया, यहां से लेकर के यहां तक हमें काम करना है, हमें कोई काम करना है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक हम काम कर रहे हैं। शुरुआत कहां पर हो रहा है बेटा, यहां पर ना, मंथ का शुरुआत कहां हो रहा है, यहां पर। बोलेंगे ना पेमेंट हम यहां क्यों करें, हम पेमेंट कहां करेंगे, लास्ट में करेंगे। फिर दूसरे महीने का शुरुआत यहां हो गया, हम बोलेंगे ना यहां नहीं करेंगे, हम पेमेंट कहां करेंगे, लास्ट में। हर बार पेमेंट कहां होगा बेटा, लास्ट में। मतलब पहले वाला खाली चला गया या नहीं चला गया, क्योंकि बिगिनिंग में हम लोग करेंगे नहीं। तो ये हमारा क्या होगा एट द एंड। अब यहां आर से जो लिखा है ना बेटा, यहां पर आर का मतलब होता है रेगुलर इंस्टॉलमेंट। यहां पे आर का मतलब क्या होता है बेटा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट। क्योंकि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की ना बात कर रहे हैं, हर बार दे रहे हैं ना, तो इसलिए यहां पर आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर आर का मतलब क्या होगा बेटा
रेगुलर इंस्टॉलमेंट जस्ट लाइक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रिंसिपल एक बार दे देने के बाद वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर हमारा हर बार क्या होगा, बदलता रहेगा ना, कि आज 5,000, अगली बार 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, तो चेंज होता रहेगा। तो जब चेंज हो गया तो काहे का प्रिंसिपल, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्या प्रयोग करते बेटा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट, कि हर बार कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम, हर बार कितना इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए इसको किस चीज से डिनोट किया बेटा, आर से डिनोट किया है, आर से हम लोगों ने लिखा है। अगर वहीं पर हम लोग बात करते हैं एन्युटी इन द बिगिनिंग, तो एन्युटी इन द बिगिनिंग में जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, मेरे मुन्ने भूल न जाना सबसे पहले कर्ज चुकाना, है कि नहीं? मंथ का शुरुआत हुआ, ईयर का शुरुआत, भाई पेमेंट ले ले, है कि नहीं? फिर मंथ का शुरुआत है, भाई पेमेंट ले ले। जैसे आप देखते होंगे कि घर पे जो होम ट्यूशन वाले टीचर आते हैं वो पहले पेमेंट ले लेते हैं या नहीं ले लेते हैं? होम ट्यूशन वाला जो होता है वो क्या करेगा, पहले आपको पेमेंट ले लेगा। आप कोचिंग में यहां पर पढ़ते 2-4-10 क्लास लेने के बाद क्या करते, पहले पेमेंट कर दो। काम आपका खत्म कब होगा बेटा, दिसंबर में, लेकिन पेमेंट उससे पहले हो जाता है या नहीं हो जाता? तो पहले पेमेंट फिर कोई बात, है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया है, टीचर लेट होगा, आप जाके शिकायत कीजिएगा, सर आज बहुत लेट आए हैं, पेमेंट कर दिया नहीं, इसलिए तो लेट आए हैं। मैम इसमें पेमेंट का टीचर से बेटा, जब तक उनको पेट्रोल डीजल अंदर नहीं जाता उनको एनर्जी नहीं आती, पैसे जब मिल जाते तब वो सोचते लाइबिलिटी क्रिएट हुई, अब काम करना पड़ेगा। अरे इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ चलो मजाक कर रहा हूं। तो जहां पर भी हम लोग शुरुआत में ही कम कर देते हैं वो हमारा क्या होगा, एन्युटी ड्यू, वो क्या कहलाएगा बेटा हमारा, एन्युटी ड्यू। तो अब अगर हम शुरुआत में ही पेमेंट करते हैं तो लास्ट वाला खाली चल जाएगा, नहीं क्यों, क्योंकि हमने तो महीने के शुरुआत में ही पेमेंट कर दिया, तो हमें वहां पर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, एन्युटी ड्यू। उसको क्या नाम देंगे बेटा, एन्युटी ड्यू या ऑर्डिनरी, सॉरी एन्युटी इन द बिगिनिंग। अब देखिए बेटा दो बातें होती है, कहते हैं क्या क्या, अगर हम यहां पर कोई भी पैसा जमा कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी पैसा कहां पर जमा कर रहे हैं बेटा, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंतर्गत कर रहे हैं, तो पेमेंट हमने जनवरी के लास्ट में किया ना बेटा, तो क्या जनवरी महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि 1 जनवरी को तो हम पेमेंट दिए ही नहीं, 1 जनवरी को देते तब ना जनवरी का भी इंटरेस्ट मिलता। हमको इंटरेस्ट किसका मिलेगा, फरवरी से मिलना शुरू किया। मतलब जब हम जमा करते हैं तो हमें एक बार इंटरेस्ट कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब हम जमा कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमें क्या होगा, एक बार कम मिलेगा ही नहीं मिलेगा? तो यहां पर एक बार इंटरेस्ट हमें कम मिल गया। फिर दूसरे में अगर हम लोग बात करते बिगिनिंग वाले में, उसमें 1 जनवरी को ही कर दिए, इंटरेस्ट हमें एक बार ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा? तो याद रखिएगा ऑर्डिनरी एन्युटी पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उससे एक ज्यादा इंटरेस्ट हमको कहां पर मिलेगा बेटा, और एन्युटी ड्यू में, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, शुरू में ही जमा कर रहे हैं, और जब हम शुरू में ही जमा कर देंगे तो हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में यहां पर रखनी है। एन्युटी ड्यू हमारे कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन पूछता है, उसकी मर्जी, तो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो। अब देखो बेटा कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे या क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले 2-4 फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर होमवर्क दे देंगे, है कि नहीं, फील आएगा फिर। चलो जी बेटा, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले जो इसमें बात होगी वो होगी बेटा फ्यूचर वैल्यू के, फ्यूचर वैल्यू। अगर कहीं पर फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को देखते हैं, तो भविष्य में क्या मिलेगा, इसी को क्या कहेंगे बेटा, अमाउंट के नाम से भी जानेंगे या नहीं जानेंगे बेटा? इसी को किस नाम से जानेंगे हम लोग, अमाउंट के नाम से भी जानेंगे, अमाउंट भी कहलाएगा। तो अमाउंट कह दो या फ्यूचर वैल्यू, दोनों का सेम है। तो कहता है मनी रिसीव्ड आफ्टर एन, या ए लिख लो, आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय के बाद
जो पैसा हमें रिसीव्ड होगा, जो पैसा हमें क्या होगा बेटा, रिसीव्ड होगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, फ्यूचर वैल्यू के नाम से। तो जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है आर ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आई। आई तो समझते हो ना, वही चीजें जो पहले पढ़ा था हमने, एन भी वही चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ा है, सिर्फ नाम क्या बदल गया बेटा, आर। यहां पर आर का मतलब यहां पर क्या हो गया, रेगुलर इंस्टॉलमेंट। ये क्या हो गया हमारा बेटा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे हम लोग, इंस्टॉलमेंट को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब भी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आई ना। अगर ऐसा ही चीज हम अपोजिट साइड देख रहे हैं तो हमने क्या बोला, अपोजिट साइड एक बार इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलेगा ना, एक बार इंटरेस्ट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लिख क्यों रहे हो, एक बार हमें इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, ज्यादा मिलेगा। तो अगर ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है ना बेटा। तो उस केस में अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो देखो फॉर्मूला एज इट इज लिख लेना, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आई। एक बार इंटरेस्ट ज्यादा मिला ना तो 1 प्लस आई से मल्टीपल कर दें, कहानी प्लेन है ना, कि 1 प्लस आई से क्या करेंगे हम लोग बेटा, एक बार मल्टीपल कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। मुस्कान, भोजन के बाद का इफेक्ट हो रहा है, आंख अपने आप, ठीक है। कि अगर कहीं पर भी हम लोग देखेंगे तो क्या होगा फ्यूचर वैल्यू में बेटा, कि जो हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं, जो हम लोग रिसीव्ड कर ले, तो पहले फॉर्मूले में नॉर्मल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार में हमने बोला एक बार इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो हमने क्या करा, सिर्फ 1 प्लस आई से मल्टीपल कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को अभी कैलकुलेटर तो उतना चलाना आता नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे ये भी बताना जरूरी पड़ जाएगा हमें। तो मैं 2-3 चीजें यहां पर लिख देता हूं कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है तब कैसे कैलकुलेटर से करेंगे, और जब एन निकालना होगा तब कैसे कैलकुलेटर से करेंगे। ओके, तो चलिए जी लिखते हैं हम यहां पर तनिक। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कैलकुलेटर की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेटर। फ्यूचर वैल्यू बराबर क्या होता है जरा देखिए, 1 प्लस आई इंटू इक्वल टू एन माइनस 1 टर्म्स माइनस 1 डिवाइड में आई इंटू आर, इक्वल जैसे ही कर देंगे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा कैलकुलेटर से, 1 प्लस आई इंटू इक्वल टू कितने बार बेटा, n माइनस 1 टाइम्स, नोट नंबर ऑफ टर्म्स, n माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 डिवाइड आई इंटू आर, और इंटू में लास्ट में 1 प्लस आई होगा या नहीं होगा, और जैसे ही इक्वल टू दबा देंगे हमारा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग वैल्यू उसको निकाल सकते हैं। तो ये किसका होगा बेटा, फ्यूचर वैल्यू का। ये किसका होगा बेटा, फ्यूचर वैल्यू का। साथ ही साथ मैं यहां पर नोट ये लिख देता हूं कि अगर क्वेश्चन में कभी भी ये स्पेसिफाइड ना हो कि एन्युटी इन द बिगिनिंग है या एन्युटी एट द एंड है, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड ना हो कि एन्युटी इन द बिगिनिंग है या एन्युटी एट द एंड है, तब हम क्या करेंगे। तो कहता है इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट any methods of valuation of annuity always prefer annuity एट द एंड। किसको प्रेफर करेंगे बेटा हम लोग, एन्युटी एट द एंड को प्रेफर करेंगे। कि अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है
कि आपको कौन से मेथड से काम करना है, आपको किस मेथड से काम करना है। तो किसको प्रीफर करेंगे बेटा, एन्यूटी एट द एंड को प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे बेटा, एन्यूटी एट द एंड को प्रीफर करेंगे। एन्यूटी एट द एंड के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना पड़ता है। क्या बेटा, हाँ करेंगे ना, दोनों बताए ना बेटा, एन्यूटी ड्यू का वो फॉर्मूला। हाँ एन्यूटी ड्यू को फिर नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया एन्यूटी का क्वेश्चन है पर ये लिखना भूल गया कि ऑर्डिनरी एन्यूटी करना है या एन्यूटी ड्यू करना है, तो हम लोग किसको करेंगे बेटा, एन्यूटी एट द एंड, दैट्स मींस ऑर्डिनरी एन्यूटी। एन्यूटी एट द एंड को क्या बोला था हमने बेटा, ऑर्डिनरी एन्यूटी ना। एन्यूटी एट द एंड का क्या नाम था, ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो हम लोग ऑर्डिनरी एन्यूटी की बात करेंगे। हाँ तो मैं तो मना कर रहा हूं, बिगिनिंग की बात नहीं करेंगे, ये आईसीआई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब एक बता, जब मैं किसी चीज के लिए बोल रहा हूं कि नहीं करेंगे तो अपने मन से जबरदस्ती काहे कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे। मना मतलब ऑलवेज लिखा, मोस्ट ऑफ केसेज नहीं लिखा है। याद करो जब इलास्टिसिटी पढ़ाते थे तो वहां पर मोस्ट ऑफ केसेज लिखवाया था मैंने, लेकिन यहां पर अगर पढ़ा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, ऑलवेज शब्द का प्रयोग है। हमेशा ही आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, इसी के अनुसार आपको फॉलो करना पड़ेगा, यही चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, इस अनुसार से करना है। जल्दी से पहले यहां तक नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। लिख लिया। भटूरे वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बेटा, FUTURA फुटूरे, FUTU2RA रे, फुटूरे, फ्यूचर वैल्यू। कौन सा बेटा, अच्छा लाइनवा खींचना रह गया, अभी कर देंगे। अच्छा लिखा हुआ है वहां, दे दे फिर।
लिख लिया बेटा? ठीक है, हो गया। जल्दी बेटा लिख ले, फिर इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है और क्वेश्चन जल्दी से करे 2-3। हाँ 2-3 करेंगे, उसके बाद होमवर्क ना दूं? तुम लोग खाली हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा? आज ही तो पता चलेगा होमवर्क क्या होता है। अगर कल ना बेचैन कर देना दिन और रात दोनों। किसी का टेस्ट है? हाँ तो अच्छी बात है, उसकी भी मेहनत कर, हमारी भी मेहनत कर। मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो फिर चलो देखो बेटा, अब आती है बात बेटा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। कहता है इन केस ऑफ लोन, इन केस ऑफ लोन बोरोइंग्स हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, present value will be used। कि अगर लोन बोरोइंग्स हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा यूज होगा बेटा? प्रेजेंट वैल्यू यूज होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट वैल्यू यूज होगा। कि कहीं पर भी अगर लोन बोरोइंग्स हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। ओके, तो जहां भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिख जाए ना लोन बोरोइंग्स हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट, तो आंख बंद करके वहां पे क्या लगा देना बेटा? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। तो दोनों तरफ से निकलेगा बेटा, एक तो ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी ड्यू। तो अगर यहां पर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो पीवी बराबर होता है बेटा आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। लिख सकते हो साथ साथ, क्योंकि ऊपर वाला समझ में आ गया था ना, तो नीचे वाला फॉर्मूला लिख सकते हो डिवाइड में आई। क्योंकि देखो अब पावर में माइनस एन क्यों लिखा है सर? ये एन तो प्लस में होना चाहिए बेटा। जब हम कर्ज चुकाते हैं तो जैसे मान लो 12 इंस्टॉलमेंट मुझे देना है, हम एक दे देंगे तो क्या बोलेंगे? अभी 11 ही बचा। एक और दे दिए, अब 10 ही बचा। एक और दे दिए, 9 ही बचा। कम होता जाएगा या नहीं जाएगा? इसलिए हम लोग एन को यहां पर नेगेटिव में लेके चल रहे और दिखाएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं एन्युटी ड्यू की, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा कि जब हम पेमेंट चुकाएंगे तो एक बार इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ेगा या नहीं देखाना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट अगर कम देना पड़ रहा है मतलब क्या कि जो इंस्टॉलमेंट है सिर्फ वही देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू आर प्लस आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन प्लस 1। देखो एन एक कम हो गया या नहीं हो गया? एन एक कम कर दिया,
क्यों? क्योंकि एक जो है हमारा बिना इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो शुरुआत में ही ना एक ही तारीख को पैसा दे दिए, तो तुमको उस महीने का इंटरेस्ट क्यों दे भाई, है कि नहीं? तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जाएगा, उस पर इंटरेस्ट तो जाएगा नहीं हमारा, तो इसलिए इंटरेस्ट वहां पर लिखेंगे नहीं, डिवाइड में आई। ये फॉर्मूला बस देखो, चार ही फॉर्मूले ना, मैंने पीछे वाले में नहीं बोला था याद रखना है नहीं, लेकिन इन चारों को याद जरूर रख लेना। 2 4 5 10 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं भी होना तो 5 7 बार फॉर्मूला ही लिखना अपने मन से। 2 4 बार याद कर लिए, फिर 5 बार अपने मन से लिख रहे हैं, 2 4 बार याद कर लिए, फिर 5 बार अपने मन से लिख रहे हैं, तो याद हो जाएगा। अब अगर कभी भी आप परजेंट वैल्यू का करेंगे क्वेश्चन और उसका कैलकुलेटर ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया जाए, तो वहां पर लिखते बेटा 1 डिवाइड 1 प्लस आई, 1 डिवाइड 1 प्लस आई इक्वल टू अप टू n टर्म्स -1 डिवाइड में आई इनटू आर, जैसे ही इक्वल टू डालोगे पीवी आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पीवी का वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? तो देखो हमने -1 बाद में किया ना बेटा, और ये वैल्यू तो 1 में से माइनस होना चाहिए था ना, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन को क्या करना है? इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे? इग्नोर। और अगर इसमें हम लोग निकालते हैं तो इसमें हम लोग कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे बेटा? 1 डिवाइड 1 प्लस आई इक्वल टू n-1 टर्म्स ना बेटा, n-1 टर्म्स -1 डिवाइड आई इंटू आर, चूंकि माइनस में वैल्यू आ रहा है तो -r लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? इक्वल टू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? परजेंट वैल्यू आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो जब कभी भी अगर आपको परजेंट वैल्यू निकालना है तो इसी 2 तरीके से निकलेगा, कोई और तरीका इसका नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने की जरूरत होगी। इन 4 फॉर्मूले को आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है कि अगर हम परजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर परजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, परजेंट वैल्यू को देख रहे हैं, तो परजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? 1 डिवाइड 1 प्लस आई इक्वल टू n टर्म्स -1 डिवाइड आई इंटू आर, तो ये हमारी वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। ओके, अरे पूछ, क्या पूछना है? नहीं पूछना? ओके, हाँ बोल बेटा पलक। बेटा हमने क्या बोला था? पीवी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लिखा हुआ है प्लस आर, तो पीवी की वैल्यू तो और कम ही हो जाएगी, तो माइनस में माइनस करेंगे तब ना प्लस होगा, तो इसलिए माइनस आर लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी को इस दोनों फॉर्मूले में किसी कोई दिक्कत? तो मैंने उनको बाहरी क्लास के बाहर ही बोल दिया था, आज उनकी पहली क्लास है, कहां से एन्युटी समझ में आ जाएगा? इसलिए मैंने बोला वो दोनों संडे वाली वीडियो देखने के लिए। देखा ना, बोला ना बेटा? हाँ बता। ओ भाई दोनों यूज करेगा, वो तो क्वेश्चन अगर बिगिनिंग और एंड है तब ये 2 फॉर्मूला है। लोन या बोरोइंग्स या हायर परचेज होगा तो वहां पर हमेशा किसको यूज करेंगे बेटा? हम लोग परजेंट वैल्यू की बात करेंगे कि अगर कहीं पर लोन बोरोइंग्स या हायर परचेज है, अगर कहीं पर लोन बोरोइंग्स या हायर परचेज है, तो वहां पर हम लोग किसको करेंगे? परजेंट वैल्यू को। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कुछ लिखा है तो ये वाला, अगर बोल देगा जहां बिगिनिंग का करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में जब दिया होगा एट द एंड और इन द बिगिनिंग तो उसको फॉलो करना है, नहीं तो हमेशा हम क्या लगाएंगे? नॉर्मल वाला एट द एंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
ओके, नोट कर लिया यहां तक बेटा? पर बात तो बनेगी नहीं यहां पर। निकालिए बेटा एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जल्दी करो। रेट तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही नहीं लगेगा बेटा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? द परजेंट वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है? परजेंट वैल्यू। तो कोई भी एन्युटी दे रखा है कितना? 3,000 रुपया, मतलब आर बराबर कितना दे रखा है यहां पर? 3,000। प्रिंसिपल क्या है? इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है? 3,000 का। आई बराबर कितना दे रखा है बेटा? 0.045। एन कितना दे रखा है बेटा हमारा? 15 ईयर्स। एन कितना दे रखा हमारा? 15 ईयर्स। तो क्या हम लोग प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगा सकते हैं? मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, जल्दी करके बताइए। रे बुर्बक, जब कुछ नहीं बोला गया तो कौन सा लगाएंगे? पहला वाला ना। तो फिर मैंने ऊपर ही लगाया ना कि ना, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग? एन्युटी एट द एंड को करेंगे।
साक्षी क्या बोल रहे थे बेटा? इसका एग्जैक्ट आंसर है बेटा 32,218 रुपया 63 पैसा। अरे कोई नहीं, 14 को आंसर मार। पहले वाले बुक में सही आंसर दे रखा था, नए वाले बुक में गलती कर दी है। क्या कह रहा है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी 3,000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% ना बेटा। तो देखो जरा क्या करते हैं हम लोग। यहां पर एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1, आर बराबर कितना है बेटा? एन बराबर आई बराबर 045 बेटा। हाँ, तो अब देखिए बेटा, अगर पीवी निकाल रहे हैं ना तो क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड 1.045, 15 बार इक्वल दबाओ, -1 डिवाइड 0.045 इंटू 3000, जैसे ही इक्वल करोगे 32,218 रुपया 63 पैसा आ रहा होगा। देखो पूरा एडजेक्ट तो लिख दिया मैंने। माइनस क्यों करना है? मैंने डिवाइड लिखा है, तू माइनस क्यों कर रहा है भाई? 1 डिवाइड 1.045, उसके बाद 15 बार इक्वल दबाओ, कर लिया। -1 डिवाइड 0.045 इंटू 3000। तेरे कैसे गलत आ रहे हैं? यही तो, इस मोबाइल पे करेगा तो यही होगा। आ तो रहा है रे। आ रहा है सबका बेटा? नहीं आया? कर जल्दी। अब माइनस को इग्नोर करना है, मैंने बताया ना, क्योंकि देखो 1 में से माइनस होना था फॉर्मूले में, हमने बाद में -1 किया तो ऑटोमेटिक है नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव को इग्नोर करना है। वो क्वेश्चन में जब बोलेगा, उसका आज तक कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। करवाऊंगा, पहले एक बार बनाना। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, हो गया बेटा क्वेश्चन 1? नहीं बेटा, 15 बार दबाएंगे, 14 बार क्यों दबाएंगे? डिवाइड में जितना दे रखा है उतनी बार, ठीक है? डिवाइड में जितना दे, मल्टीपल में एक कम दबाते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी, मतलब कोई एक वैल्यू दे रखा है, उसका आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू ना बेटा। यहां पर अमाउंट का मतलब क्या हो गया? 150 रुपए 12 साल 3.5%, 150 रुपए ना बेटा। आर बराबर कितना? 150। एन बराबर कितना बेटा? 12 ईयर्स। आई बराबर कितना? 35 या 335 है ना? निकालो बेटा जरा फ्यूचर वैल्यू। क्या बताया था बेटा? 1.035 इंटू इक्वल टू 11 टाइम्स करेंगे बेटा, -1 डिवाइड 0.035
इंटू 150 करो, देखो तो 1290 रुपए के आसपास आ रहा है क्या? मल्टीपल वाले में एक कम, लिख लो बेटा तुम लोग। इन केस ऑफ मल्टीपल n-1 टर्म्स करना होता है, ठीक है, n-1 टर्म्स इक्वल दबाते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन n टर्म्स इक्वल दबाना होता है, ठीक है। अब इसको याद ही रख लेना, मैंने लिख भी दिया यहां पर, याद रख लेना कि अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो n-1 टर्म्स इक्वल दबाएंगे। कहां प्रेजेंट वैल्यू, उसमें माइनस नहीं था ना, बस n टाइम्स तक लिखे थे, वही हमने क्या डिवीजन था ना, 1 डिवाइड आया था 15 बारी, तो इसलिए लिख दिया कि डिवीजन में जितना दे रखा है तो n टर्म्स तक ही करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन होगा तो n-1 टर्म्स करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आ गया आंसर। हाँ 1290 रुपए कुछ पैसे आ रहे होंगे। कितना? 2190, सॉरी, हाँ 2190 2190 सिर्फ लिख देता हूं, अप्रोक्स में जो आएगा लिख लेना। तो आज होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 4A 4B 4C और 4D, ठीक है, 4A 4B 4C और 4D, ज्यादा मैं देता नहीं हूं ये आज के लिए, फिर आज रात में नोट्स भेजा जाएगा जो अगले दिनों के लिए हो। नहीं एग्जाम्पल अब नहीं करना इस एन्युटी वाले में, एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि वहां फिर सिंकिंग फंड का है, परपेचुइटी जो हमारे कंसेप्ट में है ही नहीं, तो बेकार में फिर उलझ जाओगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का बोला था करने के लिए, बाकी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। हो गया बेटा? बोला। क्वेश्चन नंबर 3, ए लोन ऑफ, लोन लिखा हुआ है तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू ना। ए लोन ऑफ ₹10,000, मतलब हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? पीवी बराबर 10,000। फिर कहता है पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एन बराबर कितना बेटा? 30, एट द रेट ऑफ 4%, आई बराबर कितना बेटा? 4%। आपसे पूछा बताओ आर कितना होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी टाइम्स ना पूछा है, एन बराबर व्हाट, ये पूछा है आपसे। हाँ अच्छा, सही तो लिखा था रे बुर्बक, आर बराबर व्हाट, तो यहां आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े ना, प्रिंसिपल ना पूछा गया है। चलो जी हम फॉर्मूले पे आते हैं तनिक बेटवा। पीवी बराबर क्या लिखा था? आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n डिवाइड में आई, यही बोला था ना बेटा। अब जरा एक काम करो, फॉर्मूले तोड़ते हैं, पीवी डिवाइड में आर आ जाएगा बेटा, आई मल्टीपल में चला जाएगा, बराबर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन, इधर ले आओ 1 प्लस आई की पावर माइनस एन बराबर 1 माइनस पीवी इंटू आई डिवाइड में आर लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला को इधर उधर खोपचा खोपची बदल दिए, ई माइनस वाला को उठाए इधर से, बोले आजा भैया, तो प्लस में आ गया, आई प्लस वाले को उठा के उधर फेंक दिए तो माइनस में आ गया। ओके चलिए जी, अब इसमें वैल्यू रखते हैं बेटा, 1.04 की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 10,000 इंटू क्या लिखेंगे बेटा? 0.04 डिवाइड में रुक जाओ बेटा,
तुम्हारा ना बढ़ेगा, मेरा मैं तो आर निकालना है ना, मैं यहाँ आई निकाल रहा था। सीधा तो क्वेश्चन था। ले पीवी बराबर आर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड आई। अरे बुर्बक, आर जब निकालना है तो आर बराबर क्या होगा? पीवी डिवाइड में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई नहीं हो जाएगा? पूरा का पूरा नोट क्या आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 डिवाइड 1 प्लस आई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू एन टर्म्स तक करेंगे या नहीं करेंगे बेटा? माइनस 1 डिवाइड में आई करो, कितना आ रहा है? 1 डिवाइड 1.04। 30 बार इक्वल करना है बेटा, 30 बार क्या करना है? इक्वल। माइनस 1 डिवाइड 0.04 इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है बेटा? $17.29 और आगे 3 डिजिट बोलो। 203। ठीक है, अब पीवी निकाल लो बेटा। पीवी बराबर क्या होगा? 10,000 डिवाइड में 17.29203 करो बेटा, कितना आ रहा है? 578 रुपए 30 पैसा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, कि अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना इस तरीके से, हो जाएगा आराम से। बोलिए। तो ये हमारा है बेटा प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक इसके क्वेश्चन आप खुद से नहीं करोगे। मैं अगर 25 बता दूंगा ना, तब भी खुद से करोगे तो फंस जाओगे। तो पहले चाहे ना बने, गलत बने, पहले आपको खुद सारे क्वेश्चन करने हैं। और इसमें गलत बनेगा तो डरने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले में आपको ये नहीं घबराना है कि भाई हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं बनेगा, आपको प्रैक्टिस कर तो सकते हैं ना। गलत ही बनेगा वो बनाना है आपको, ताकि हम जब फिर समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए कि यहां पर एक्चुअल में हमको करना क्या था। ठीक है, कौन सा? हाँ, तो पीवी बराबर वैल्यू माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो ये आप एक बार कर लेना। एक्सरसाइज 4A से लेकर के 4D तक आपका होमवर्क है, पूरा उसको कंप्लीट करके आओ। फिर परसों की क्लास में सारे डॉट्स हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 4A टू 4D। ठीक है, हर्षित आप वीडियो देख लेना, और फिर जब अगली क्लास में बैठोगे ना, तब वो समझ में आना शुरू होगा। फिर अभी थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, ये सबसे टफ चैप्टर है इसलिए उठाया था मैंने। ठीक है, उसके बाद वाले चैप्टर से फिर आसानी से आना शुरू हो जाएगा। तो अब होमवर्क करके आओ, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। बोलो।